हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो है पहला जो अवस्थिति विस्तार भारत का एक क्लास हम लोग देख चुके हैं। और सेकंड क्लास हम आगे बढ़ेंगे अपना लेके, जो भी हो सकेगा अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को। इतना ज़्यादा नॉर्मल तरीके से नहीं, ठीक ठाक पढ़ेंगे, अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन जहाँ से आता है खास करके उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करेंगे। और जितना ज़्यादा हो सकेगा चीज़ों को ना फैक्चुअल रखने का प्रयास इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि फैक्ट हमारे एग्ज़ाम के लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग फैक्ट को छोड़ के ज़्यादा थ्योरेटिकल, ज़्यादा चीज़ों को अंदर तक समझने का, डीपली बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने का प्रयास कर देंगे ना, तो मेन उद्देश्य जो हम लोग का एग्ज़ाम निकालना है ना, उससे बहुत भटक जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को ज़्यादा, अगर आपको ज़्यादा फैक्ट नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जा रहा है, तो प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि फैक्ट एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट आएगा। ज्योग्राफी ऐसा है ना कि हर लाइन पे आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ऊँची चोटी है, यहाँ पे ये गहरी खाई है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मिट्टी ऐसी है, यहाँ की जलवायु ऐसी है। तो चीज़ों को आपको जलवायु वगैरह तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हैं आपकी, नहीं ऐसी स्थिति है तो यहाँ जलवायु ऐसी होनी चाहिए। बट लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, पर्वत चोटी अगर आपको याद करना है, दर्रे याद करने हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नहरें कौन सी हैं, नदियाँ कौन सी हैं, तो उसमें आपका कॉमन सेंस काम नहीं करेगा, उसमें आपको रटना ही पड़ेगा, उसका कोई दोस्त राय नहीं है। तो इसलिए चीज़ों को, अगर आपको ज़्यादा फैक्ट दिख रहा है फिर भी उसको लीजिए, लिखिए, आप ही के काम का है। तो अभी हम लोगों ने कल जो पढ़ा था बस इतना पढ़ लिया था कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार को पढ़ा था, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे है, कि भारत पूरब से पश्चिम में भारत का विस्तार कैसे है, कितना है, और भारत का जो है दक्षिण उत्तर में कितना विस्तार है, कैसे है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ, इसमें एक छोटा छोटा आपको मैं नॉलेज दे दे रहा हूँ, हल्का फुल्का लिख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आज हम ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब पे भारत की स्थिति कहाँ मिलती है, भारत की स्थिति यहाँ कहीं मिलती है। तो इस स्थिति के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि ग्लोब जो है 0 डिग्री जो देशांतर होता है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये देशांतर नहीं है, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री जो अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश से भारत कहाँ पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है। एक चीज़ हम लोगों ने कल ये सब चीज़ें बहुत आराम से सीखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। तथा जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसे एक मानक रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि ग्रीनविच से गुजरती है। तो अगर आप लोग मैप देखेंगे ना, तो इंग्लैंड से हम लोग ऐसी कुछ स्थिति में आते हैं। तो जब हम लोग इंग्लैंड से बहुत पूर्व के देश हैं, तो ये कहाँ पड़ेगा, अगर देशांतर के भी आपने देखा जाए तो ये पूर्वी देशांतर का देश है। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, उत्तर पूर्व। तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, उत्तर पूर्व है, अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। यानी देशांतर के हिसाब से तो हम लोग कहाँ पे हैं, देशांतर के हिसाब से हम पूर्व में हैं। और अगर हम लोग ग्लोब पे देखते हैं अक्षांश के हिसाब से, तो हम लोग कितने पे हैं, हम लोग उत्तर में हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा तेज लगेगा लेकिन ये कल हम लोग पढ़ चुके हैं एक वीडियो। यहाँ से क्या पढ़ा था कि यहाँ से जो हम लोगों का विस्तार स्टार्ट होता है, भारत की जो भूमि स्टार्ट होती है सबसे, इस वाली पॉइंट को नाम क्या दिया था, इस वाली पॉइंट को हम लोगों ने नाम दिया कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को मैंने बोला कि तमिलनाडु में पड़ता है, याद रखिएगा तमिलनाडु का क्षेत्र है। और ये कितनी डिग्री पे है, ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है नॉर्थ लॉन्गिट्यूड, यानी कि लैटिट्यूड जो होता है, नॉर्थ लैटिट्यूड, तो वो क्या होता है, इससे उत्तरी अक्षांश, साफ साफ लिखिए उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके भारत कितने तक जाता है, भारत जाता है 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इस पर बहुत ध्यान रखिएगा कि दोनों पे पीछे जो होगा उत्तरी ही रहेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ नहीं दिख रहा हो तो आराम से लिख देना है कि 37 डिग्री 6 मिनट तक इधर जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, इस पॉइंट को जो नाम दिया गया है, सबसे जो उत्तरी पॉइंट है, इसको नाम दिया गया था इंदिरा कॉल। कल मैंने एक बार इसको इंदिरा पॉइंट लिख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है, इंदिरा कॉल है ये। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा अंडमान निकोबार पे पड़ता है। इंदिरा जो है, इंदिरा पॉइंट के जब लिख दिए तो इंदिरा कॉल भी आप लिख ही दे रहे हैं, इंदिरा पॉइंट को लिख दे रहे हैं, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट अब बदल चुका है, 1984 के बाद में इंदिरा पॉइंट का नाम जो पड़ गया, इसका पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। इसको अगर लिखना चाहें आप लोग तो लिख लीजिए, इसे लिखते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, इससे क्या कहते हैं, पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब पिगमेलियन पॉइंट है ये कितने में पड़ता है, ये 6 अंश 4 मिनट में पड़ता है, यानी। लेकिन ये क्या है, ये द्वीप है, तो द्वीप से नहीं, मुख्य भूमि की बात की थी। इन सब चीज़ों पर विस्तार से कल बात हो चुकी है कि अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछेगा ना, तो कन्याकुमारी है। और अगर नॉर्मली सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ ले तो आप तुरंत इंदिरा पॉइंट मारिए या पिगमेलियन पॉइंट मारिए। ठीक है, और चीज़ें अगर देखना था, सबसे, हाँ, सबसे अगर हम लोग क्या कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र देखें, तो पश्चिमी क्षेत्र हमने आपको बताया था कि 68 डिग्री
7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। और 68 डिग्री 7 मिनट जो पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में एक क्या है, गुहार माता, चाहे इसे गौहार माता कह दीजिए, इसी को कहीं कहीं मिलता है गुहार माता, ठीक है, या मोती भी कहीं कहीं मिला जाता है। तो इतना समझिए गौर माता या गौर मोती करके नाम है इसका, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक होता है यहाँ पे सबसे जो है क्या कहते हैं इसका पूर्वी क्षेत्र है, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी क्षेत्र पे क्या पड़ता है? एक वालांगू क्षेत्र पड़ता था अरुणाचल में, उसी की जगह पे एक स्थान है जिसका क्या नाम क्या है? कल मैंने आप लोगों को इसका नाम बताया था, आप लोगों को अगर नाम याद हो तो बताइए एक सेकंड के लिए। इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम था किबीथू, किबीथू नाम है इसका, किबीथू, ठीक है, इसका किबीथू नाम है। तो इतना चीज़ें कल नॉर्मल हम लोगों ने बता दिया कि भारत की जनसंख्या, उसके बाद में हल्का फुल्का बता दिया कि भारत जनसंख्या के हिसाब से कौन सी रैंक पे आता है, भारत जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा देश है। फिर इसके बाद में अगर हम लोग देखें कि भारत से बड़ा जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन है, सब लोग जानते हैं कि चाइना है नॉर्मली। फिर और आगे अगर हम लोग देखते हैं कि भारत की जो है एरिया कितना है, भारत का एरिया हम लोगों ने आपको बताया था कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है भारत का एरिया, ठीक है, एरिया बता दिया था। आपको बता दिया था कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनकी कैपिटल बता दिया था। कितने राज्य हैं, राज्यों पे आज थोड़ा और अंदर से बात होगी। 28 राज्य हैं, पूरा 28 राज्य की बात हो गई थी। और कुछ एक दो पॉइंट पे बात हो गई थी कि क्या कहते हैं, भारत की तट रेखा कितनी है। भारत की तट रेखा हमने आपको बोला था 7500 मान लीजिए, 75 में तो इतना मान के चलिए कि 7500 है। उसके बाद में जो भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा जो भारत की है, स्थलीय सीमा क्या है? 15,216 के आसपास है। इसका जस्ट आधा जो है ये है, लगभग इसका जस्ट आधा है। इतना मान के लिए 15 कुछ करके ये है और ये इतना कुछ करके, ठीक है, इतने में आपको याद रखना है। अब मेन पॉइंट हम लोगों का ख़त्म हो गया था, लेकिन हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि कौन सा देश भारत की आसपास के क्षेत्रों में पड़ रहा है। अब मेन चीज़ आज से जो हम लोग शुरू करेंगे, सीधा अब भारत को टैकल करने का प्रयास करेंगे, सीधा भारत में घुसेंगे कि भारत की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, भारत की औस्थिति क्या है, भारत का विस्तार कैसे क्या सही है। तो अब आपको सबसे पहले किसी देश की औस्थिति विस्तार को समझने के लिए वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है। तो भौगोलिक स्थिति अगर भारत को समझा जाए तो हम लोगों ने बहुत आराम से देखा होगा कि भारत के इस क्षेत्र में देखें ना तो हिंदू कुश पर्वत पड़ता है। हिंदू कुश पर्वत समझ रहे हैं? हिंदू कुश पर्वत में ही एक दो दर्रे हैं, बहुत बड़े, बहुत इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जहाँ से खैबर दर्रा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिधर से बहुत ज़्यादा विदेशी आक्रमण हम लोगों के यहाँ हुए, खैबर दर्रा वगैरह, ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में ही है। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला जो है वो पाकिस्तान को भी अंदर समेट लेता है। इसके जस्ट इस साइड में अफगानिस्तान पड़ेगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप का जो, अगर भारत एक बहुत बड़ा देश था, एक समय ऐसा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते थे। भारतीय उपमहाद्वीप कभी पूछ लेता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में अखंड भारत की परिकल्पना अगर आज आप मैप देखते हैं तो वो सारे राज्य थे, जैसे नेपाल हो जाएगा आपका, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ये अपना बांग्लादेश हो जाएगा, ये आपका भूटान हो जाएगा, इधर आपका म्यांमार का कुछ क्षेत्र हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको नॉर्मल अभी पढ़ेंगे हम लोग। अभी यहाँ जो हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग इसकी औस्थिति को समझते हैं। तो भारत हिंदू कुश पर्वत इधर पड़ जाता है, इधर पूरा आपका हिमालय पड़ जाता है, और इधर पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ पड़ जाती है। पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ की यहाँ हमने कट किया है ना, तो इसलिए कट किया है क्योंकि पूर्वोत्तर को हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर उस 7 राज्यों में से हम हल्का भी कोताही किए ना, एग्जामिनर का बहुत फेवरेट पॉइंट है, वहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है, इतना क्वेश्चन बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी जितना चीज़ किया इसमें से अब कुछ चीज़ें जो छूटी थी हल्का उसको देखेंगे। तो अब मैंने क्या बताया कि भारत का जो विस्तार शुरू होता है इधर क्या पड़ता है, भारत के इस साइड में, यानी सबसे अगर पश्चिम से और उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में देखेंगे तो हिंदू कुश पर्वत है, और अगर सबसे उत्तरी क्षेत्रों में देखेंगे तो हिमालय का विस्तार है, और इस क्षेत्र में देखेंगे सबसे पूर्वी क्षेत्रों में देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्रों में भारत की क्या है, पूर्वी क्षेत्रों में एक बहुत लंबी श्रृंखला पड़ती है हिमालय, उसके हिमालय की ही श्रृंखला माना जाता है वो भी, क्योंकि हिमालय की श्रृंखला का विस्तार अंडमान निकोबार द्वीप तक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो अंडमान निकोबार का जो द्वीप है वो हिमालय की ही श्रृंखला का विस्तार है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एक पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ जो हैं जितनी, जिसमें जैसे नागालैंड के जो मणिपुर मिजोरम में जो पहाड़ियाँ हैं, मिजो हिल्स, वो सारी हिल्स को ही मान लिया गया है, एक आधार बनाया गया है। उसके जस्ट अगले साइड यानी पूर्व साइड में क्या है, म्यांमार है। तो इधर का मैंने बता दिया, इधर का बता दिया, इधर का बता दिया। अब इधर जो है तट पड़ते हैं, तट आपको पता ही है। फिर तट क्या है, इस तट को क्या कहते हैं हम, ये तट जो होता है ये पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है ये पूरा, बे ऑफ बंगाल है। इधर हम लोगों को पता था, इधर क्या है, इधर आपका अरब सागर पड़ता है, ठीक है,
इधर जो पड़ता है इस वाले क्षेत्र में जो इधर पूरा पड़ता है ये अरब सागर पड़ता है। अब कभी कभी पूछ लेगा अरब सागर पड़ता है, ठीक है। और नीचे की साइड जो पड़ता है, अगर भारत के ऐसे क्षेत्र को देखोगे तो इधर अरब सागर, इधर क्या पड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल पड़ रहा है। इधर क्या पड़ रहा है इसके नीचे पड़ रहा है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर पड़ रहा है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, ऐसी भूमि जिसके 3 तरफ से सागर है, उस भूमि को क्या कहते हैं? उस भूमि को कहा जाता है प्रायद्वीप, ठीक है। तो भारत के प्रायद्वीप, क्वेश्चन आता है भारत का प्रायद्वीप का क्षेत्र क्या है? यही जो भारत का ये प्रायद्वीप है, जो दक्षिण भारत लगभग महाराष्ट्र के नीचे का हिस्सा जो पड़ता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। और एक पूरा क्षेत्र होता है जो भारत का जो प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप का जो कहा माना जाता है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, भारत के दक्षिणी भाग जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसका निर्माण कहाँ से हुआ है? हम लोगों को पता है गोंडवाना लैंड के क्षेत्र से हुआ है। तो चीज़ें अभी यहाँ नहीं समझना, आप खाली हम इतना समझना चाहते थे कि इस क्षेत्र में अरब सागर है, इस क्षेत्र में बे ऑफ बंगाल है, और नीचे की साइड में जो पड़ता है वो क्या पड़ता है? हिंद महासागर। भारत एकमात्र ऐसा देश है, आप लोग आराम से इसको नोट डाउन मारिएगा, कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम है, जैसे हिंद महासागर। बाकी किसी देश के नाम पे महासागर का नाम नहीं है। सागर का नाम हो जाना बहुत नॉर्मल बात है, जैसे दक्षिण चीन सागर, लेकिन वो सागर है, महासागर नहीं है। महासागर जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना है, आराम से समझेंगे। अभी हम लोगों का मेन उद्देश्य वो नहीं है, अभी भटक जाएंगे, अगर तटों पे ज़्यादा हम जाते हैं तो भटकेंगे, बहुत जल्दी भटक जाएंगे। अब तट रेखा जो है ये तट के चैप्टर में पढ़ेंगे, बस खाली हल्का फुल्का अभी आज से जो शुरू करना है हमको, दो चार पॉइंट छूट गया था वो चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो छूट गई थी ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि एक सबसे चीज़ पहले पढ़ लेनी है कि जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी को जो इसको 0 डिग्री जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री और दक्षिण में 23.5 डिग्री, ये क्या होता है? ये है कर्क रेखा, डायरेक्ट याद रखिए। और ये क्या है? मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य ही सूरज चलता रहता है, ठीक है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़्यादा नहीं सीखना है, बस खाली इतना पता होना चाहिए कर्क रेखा क्या है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अगर कहीं भी आ जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये कर्क रेखा है। और अगर 23.5 डिग्री आपको कहीं मिल जाता है साउथ, तो ये क्या है? मकर रेखा है, ठीक है। सूर्य की जो साल भर स्थिति रहती है, सूर्य हमेशा इसमें लंबवत ही चमकता रहता है, मतलब सूर्य यहीं पे कभी कहीं जब भी चमकेगा, इसी दोनों गोल इसके बीच में 23.5 इधर से 23.5 इधर। और सूर्य के यहाँ हमेशा होने की वजह से, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा पर बता दे रहे हैं कि सूर्य की यहाँ अवस्थिति के हिसाब से ही, इसकी अवस्थिति की वजह से ही ये वाला क्षेत्र पूरा बहुत गर्म रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो अब आप समझिए कि बहुत ज़्यादा गर्म रहने से बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। सूर्य की अगर सीधी किरणें आप पर पड़ रही हैं तो आप वहाँ के लोग कैसे होंगे? हल्का फुल्का आपको डार्क दिखेंगे, काले दिखेंगे, हल्का फुल्का, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका प्रभाव होता है। बस इसका एक जलवायु प्रभाव आपसे पूछेगा कि ये क्षेत्र कैसा है, तो ये क्षेत्र बहुत ही उष्ण है, यानी बहुत ही गर्म है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, कटिबंधीय क्षेत्र है ये, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। अब एक सिचुएशन और आती है, 23.5 से थोड़ा ऊपर की सिचुएशन, 23.5 से 66, 23.5 से 66 डिग्री के जो मध्य का क्षेत्र होता है, इसे क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को हम लोग उपोष्ण कहते हैं, उपोष्ण। तो और इसके ऊपर चले जाएंगे तो शीतोष्ण, क्योंकि यहाँ फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो उसको शीतोष्ण कहते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोगों को क्या समझना था, अगर आप उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय में केवल उपोष्ण अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, काम चल जाए आपका, शीतोष्ण नहीं समझ में आ रहा, नहीं चल जाएगा, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र समझ लीजिए। इससे भारत को पूछ लेता है कि भारत कैसे जलवायु क्षेत्र में आता है, तो भारत का जो विस्तार है उष्ण से लेके और उपोष्ण के मध्य में है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कर्क रेखा होती है, कर्क रेखा भारत के एकदम मिड से, भारत के लगभग मिड से, ऐसे आराम से देखिए यहाँ से, भारत के लगभग मिड से कर्क रेखा जो होती है गुजरती है, लगभग मिड से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। देखते रहिए, बस बना रहे हैं। जो कर्क रेखा गुजरेगी लगभग भारत के मिड से गुजरती है। यहाँ से मैंने ज़बरदस्ती थोड़ा गुजारा है, क्योंकि मैप उतना अच्छा बना नहीं है, ज़बरदस्ती गुजारने का प्रयास किया गया है। ऐसा कुछ स्थिति बनेगी नहीं, थोड़ा सा अंतर रहता है, बट जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो मेरा उद्देश्य दूसरा है। मैप पे मत जाइए कि ये 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है, उत्तरी अक्षांश है, ये भारत के बिल्कुल मिड से, लगभग मिड से गुजरता है, ठीक है। अब इस पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो
इस पे पड़ते हैं, यानी कर्क रेखा से पड़ते हैं। भारत के कितने राज्य कर्क रेखा पे पड़ते हैं? तो हम लोगों ने बहुत जगह पढ़ा है कि 8 राज्य ऐसे हैं, 8 राज्य ऐसे पड़ते हैं जो भारत के जो कर्क रेखा पे पड़ते हैं। अब 8 कौन से राज्य हैं? इसका एक यूनिवर्सल ट्रिक है, वो आप हमेशा याद रखिए। कहीं भी आप सर्च करेंगे यूनिवर्सल वो है, कहीं भी खोज लीजिए, आराम से मिल जाएगा। तो अभी आपको बता दे रहे हैं उसका ट्रिक क्या है। उसमें एक आपको ट्रिक मिल जाता है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। और ये याद रखिए, आपको बहुत काम आने वाला है ये मित्र। अगर मैं डायरेक्ट पहले यहाँ लिख दे रहा हूँ, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। अब इससे 8 राज्य निकलेंगे। 8 राज्य ये आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। तो सबसे पहला राज्य जो निकलेगा, माँ से निकलेगा, मी से। तो मी से आपको जो राज्य निकलेगा, मिजोरम, ठीक है। दूसरे पे जो निकलेगा, त्रा से तो एक ही राज्य पड़ेगा, त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद में एक पड़ेगा क्या कहते हैं, पा से कौन सा राज्य पड़ता है? पश्चिम बंगाल पड़ता है आपका, ठीक है। रा से एक राज्य पड़ता है आपका राजस्थान। कभी कभी आप अगर मैप को उठा के देखेंगे तो आपको हल्का सा फील होगा कि राजस्थान पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, बट बहुत हल्का सा, बहुत माइनर टच मारता है, बहुत हल्का सा टच करेगा। इससे हल्का सा बॉर्डर इतना टच करके राजस्थान का निकल जाता है, तो राजस्थान भी पड़ता है एकदम, बिल्कुल याद रखिए। एक राजस्थान हो जाएगा। रा तक पहुँच गए, गा पे आ जाएंगे। गा से क्या हो जाएगा आपका? गुजरात जो है, गुजरात पड़ता है, ठीक है। माँ पे आ जाएंगे। माँ से आपका एक राज्य पड़ेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश तो है ही है। मध्य प्रदेश के बाद एक पड़ रहा है क्या? गमछा। छा से छत्तीसगढ़ आपका, जो छत्तीसगढ़ है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद में आ जाता है झार, और झार से तो कोई समस्या ही नहीं है, झारखंड लिख दीजिए, ठीक है। झारखंड बिहार का एक हिस्सा था, पहले बिहार में आता था, तो इसलिए पहले किसी किसी बुक में लिखा है बिहार को। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वो पहले की स्थिति है, 2000 के पहले की स्थिति है। अभी स्थिति बदल चुकी है। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि 8 राज्य जो भारत के पड़ते हैं, कौन कौन से पड़ते हैं। एक तो आपका गुजरात पड़ जाएगा, इसी के ऊपर जस्ट राजस्थान पड़ जाएगा, इसके जस्ट बीच में एमपी पड़ जाएगा। थोड़ा आगे आपको जाएंगे तो क्या पड़ेगा? छत्तीसगढ़ पड़ जाएगा। उसके बीच में झारखंड पड़ जाएगा। उसके बगल में वेस्ट बंगाल पड़ जाएगा। एक राज्य कोई छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है। इधर एक राज्य पड़ेगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा पड़ जाएगा। और यहाँ एक राज्य सबसे नीचे का है, ये मिजोरम, ठीक है। इतने राज्य आपको मिल जाएंगे जो कर्क रेखा पर भारत में स्थित हैं, ठीक है। कर्क रेखा पर स्थिति है इनकी। उसके बाद में अब एक चीज़ आपको समझ लीजिए, इतना चीज़ समझ गए तो ग्लोब से एक मात्र लास्ट चीज़ हम लोग को ग्लोब से पढ़ के, उसके बाद ग्लोब का हम लोग को यूज नहीं पढ़ने वाला है। मतलब ग्लोब का एज अ वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग नहीं यूज करेंगे। बस एक पॉइंट ग्लोब से और समझ लीजिए, उसके बाद में हमारा कुछ हद तक जो है मोटा मोटा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का यूज हम लोग छोड़ के भारतीय ज्योग्राफी का पूर्ण प्रयोग शुरू करेंगे। वो कौन सी चीज़ है? जैसे हम लोग को टाइम जोन को पढ़ना है कि टाइम जोन कैसे निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो टाइम जोन के लिए हम आपको बता दिया, आप हमारी बात हो चुकी है इस पर कि क्या है जो है देशांतर रेखा। तो जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पे 300 जो है, आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी चीज़ होता है जब एकदम गोल होता है, वो कितनी डिग्री होती है उसकी? 360 डिग्री होता है। कहता है ये चारों तरफ फैल सकता है, इट मीन्स ये 360 डिग्री फैल सकता है। तो 360 डिग्री होती है। और पृथ्वी पर 360 लाइन ऐसे एक पॉइंट से शुरू करके एक पॉइंट पर ऐसे ऐसे लाके मिलाते हुए 360 ऐसे लाइनें खींची गई हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे 360 लाइनें खींची गई जो एक दूसरे को कहीं काटती नहीं हैं। ऐसे ऐसे 360 लाइन खींची गई, ठीक है। और इस 360 लाइन पे, ठीक है, इन 360 लाइनों को 24 जोन में बांट दिया गया, 24 क्षेत्र में बांटा गया, यानी 24 क्षेत्र में बांटा गया। और हर अब भी अगर 360 को, अभी मैं जो बात करना चाह रहा हूँ आराम से समझिए। देशांतर रेखा पे हमारी बात हो चुकी है। तो देशांतर रेखा में आपको नॉर्मल बता चुका हूँ कि धरती पे खींची गई है 360 देशांतर रेखाएं, ठीक है। 360 देशांतर रेखाओं को अगर हम लोग क्या कहते हैं कि 24 घंटे में डिवाइड करते हैं, तो आप पाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको निकल के आने वाली है। बटे 24 करिए तो कितना होगा? 6 चौक 24, 6 छरा का 36, 60/4, 60/4। इससे भी बहुत आसान सा चीज़ निकल रहा है कि अगर आप 4 घंटे चलना चाहते हैं तो आप 60 देशांतर घूम जाइए। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, नहीं भी समझ में आया तो आराम से देखिए। इसको काटेंगे तो ये 15 डिग्री आता है। इसका मतलब अगर आप 1 घंटा चाहते हैं कहीं पे अंतर, किसी की अवस्थिति में 1 घंटे का अंतर चाहते हैं, तो आप 15 डिग्री चले जाइए। अगर आप यहाँ से 15 डिग्री आगे चले जाएंगे तो आपकी अवस्थिति में 1 घंटे की अवस्थिति का अंतर आ जाएगा, मतलब आप 1 घंटा आगे चले जाएंगे।
ठीक है। अब जैसे जैसे आप पूरब को बढ़ेंगे आप आगे बढ़ेंगे। अब इसकी एक बहुत ही ये कॉमन सी बात है, आप लोग समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, आराम से समझिए कि भारत में है जो ग्रीनविच समय से हम लोग, ग्रीनविच मीन टाइम है, तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम लोग आगे क्यों हैं? तो अभी आपको मैंने बोला कि भारत पूर्वी देश है, भारत देशांतर रेखा से पूर्व में स्थित है, और हमको बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है, बच्चा बच्चा जानता है सूर्य जो निकलता है पूरब से निकलता है, तो सूर्य अगर पूरब से निकलता है और भारत पूरब का देश है तो सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलेगा? पूरब में निकलेगा। और पूरब में पड़ता है तो एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि उगते सूर्य का देश क्या है? तो उगते सूर्य का देश जापान को माना जाता है, क्योंकि जापान सबसे पूरब में पड़ता है। ऐसा मानना है कि सबसे पूरब में कोई देश है तो जापान पड़ रहा है, तो इसलिए भी। तो अब अगर वहाँ से देखते देखते आएंगे तो फिर भारत भी इंग्लैंड के हिसाब से भारत बहुत आगे पड़ेगा पूरब में। तो भारत में जो सवेरा होता है इंग्लैंड के सवेरे से 5.5 घंटा आगे होता है। 5.5 घंटा आगे क्यों होता है? 5.5 घंटा आगे क्यों होता है? क्योंकि भारत का जो मानक समय माना गया, निर्धारित किया गया। अब मानक समय क्यों माना जाता है? भारत का जो मानक समय माना गया 82.5 डिग्री, वो कहाँ से गुजरता है? इसका माना जाता है नैनी इलाहाबाद से गुजरता है। नैनी प्रयागराज, नैनी का ब्रिज बहुत फेमस है, नेट पे सर्च करिएगा मिल जाएगा, नैनी ब्रिज बहुत फेमस है। तो अब आप इतना समझिए कि नैनी स्थान पे आ गया। यहाँ से मैं जो रिलेट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी मैंने आपको बोला कि अगर आप 15 डिग्री घूम जाते हैं तो आप 1 घंटा पूरा घूम जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर आप 1 डिग्री घूम रहे हैं तो आप कितना, 4 मिनट, हर 1 डिग्री जो होता है 4 मिनट का असर डालता है। और यहाँ हम लोग को कितना डिग्री आगे आए हैं? 0 से हम लोग 82.5 तक आगे गए हैं इंग्लैंड से। तो 82.5 जाने में हम लोग को कितना जो है समय आगे चले आए हैं। अब इसी में गुणा करिए, 82 सही 1/2 ये है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 82 + 1/2, 82.5 ये भी है। अब इसको हम लोग पता है कि 1 डिग्री चलते हैं तो 4 मिनट का अंतर आता है। इसमें गुणा करिए 4 से, तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32, ठीक है। ये आ गया 328 मिनट। और आधा जो होगा, आधा क्या कहते हैं अंश, आधा अंश जो होता है, आधे अंश का क्या, अगर एक अंश बराबर 4 तो आधा बराबर कितना, 2। इसको जोड़ा तो हम लोगों को मिला 330, और 330 ये मिला है मिनट, अभी तक मिनट में चल रहे थे। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आएगा 6 पंचे 30, 5 घंटा और 30 मिनट बचेगा। यही सेम बोल रहे हैं कि अगर इंग्लैंड के टाइम से देखा जाएगा भारत के टाइम में कितना अंतर है, तो 5.5 घंटा आगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.5 घंटा अंतर तो है लेकिन आगे हैं हम लोग, ठीक है। इसलिए ग्रीनविच टाइम से जब भारत का समय निकाला जाता है लिख दिया जाता है प्लस 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। प्लस में है हम लोग 5 घंटे 30 मिनट। अब ये क्वेश्चन तो एक नॉर्मल आप लोग समझ गए, यहाँ से बहुत ही कोई वो नहीं था, बहुत आराम से हम लोग समझ गए कि हाँ इतना आगे है। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के कितने राज्यों से जो है मानक रेखा गुजरती है। अब मानक रेखा पे 2 मिनट बात हो जाएगी। मानक जो है, मानक समय रेखा जो है, इस पर हम लोग बात करते हैं। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं। मानक समय रेखा का निर्धारण भारत में 82.5 डिग्री क्यों किया गया? 82.5 डिग्री इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको हम लोगों ने पढ़ा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट, और इसको पढ़ा लगभग 97 डिग्री और 25 मिनट होता है। और हम लोग जो ग्रीनविच टाइम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 82.5 डिग्री और आधा मिनट। अब आप लोग बहुत ध्यान से देखिए कि इसके और इसके बीच का पहले अंतर निकालिए, तो 68 से यहाँ जाने में कितना समय लगेगा? देखिए आराम से देखिए कितने डिग्री का अंतर है। जब आप लोग निकालेंगे तो देखिए 82 और यहाँ लिख लीजिए 68, केवल अभी डिग्री का बदलिए, तो यहाँ 82 का हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ 7 है, यहाँ 1 हो जाएगा 14, लगभग 14 डिग्री का अंतर है। सेम सिचुएशन यहाँ देखिए, 97 में से आप 82 को घटा के देखिए, तो ठीक है। तो यहाँ आप पाएंगे लगभग यहाँ 5, यहाँ 1, 15 डिग्री तो आ रहा है। लेकिन अगर आगे और थोड़ा बढ़ाएंगे, दशमलव में सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 14 डिग्री और समथिंग मिनट आएगा, यानी 14 डिग्री। और मान के चल रहे हैं चलिए कि 25 मिनट ये है, तो हमारा बच के आ जाएगा 35 मिनट। 14 डिग्री 35 मिनट आएगा। और यहाँ क्या था, 68 डिग्री क्या था, 68 डिग्री था, और हमें लगता है 07 मिनट था। तो अगर इसको भी काटेंगे तो लगभग सेम। तो इसका मेरे कहने का मतलब आप लोग बहुत आराम से समझिए कि क्या होता है कि एकदम मिड का माना गया है। यहाँ से इधर को भी अगर देखेंगे तो उतना ही डिग्री जाना है, और यहाँ से इधर को भी देखेंगे तब भी इतना ही डिग्री जाना है। इसलिए जो 82.5 डिग्री है वो माना जाता है कि भारत के सबसे मध्य से गुजर रही है। अब ऐसा नहीं है कि भारत ऐसा देश नहीं है एकदम सीधा कि अगर मिड से गुजर गया तो इधर का पूरा एकदम इक्वल डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप लोग भारत की स्थिति को देखेंगे, अब उसमें जल हैं, उसमें वन है, तो वो भारत की स्थिति से नहीं, देशांतर
देशांतरीय विस्तार जल वल सबको बांटता है, चाहे देशांतरीय विस्तार हो चाहे आपका अक्षांश रेखाएं हो, वो जल को या फिर वन हो या कुछ हो सब पे नॉर्मल, अगर वो काल्पनिक है, अगर मैंने ऐसे खींच दिया तो ये जहाँ यहाँ गाँव पड़े चाहे वन पड़े चाहे जंगल पड़े कुछ भी पड़े वो उस पर आ जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको इसको डिवाइड किया गया कि एक भारत की स्थिति बनाई गई कि हाँ भारत एक चतुष्कोणीय है, तो एकदम बीचों बीच से गुजार दिया गया। अब आपको देखने में लगेगा हो ये तो बहुत इधर पड़ जा रहा है उधर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक चतुर्भुज बनाएंगे ना तो बिल्कुल इक्वल बीचों बीच में मिलेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझ गए कि यहाँ क्या है। अब ये कितने राज्य से गुजरता है, इसका बहुत आज नॉर्मल सा एक ट्रिक भी है, नहीं तो 5 राज्य आप याद कर लीजिए। इसमें बहुत जगह लिखा मिलेगा आपको, एक मिलता है OMUCHHA, ओ मुच्चा मिलता है, OMUCHHA। अब इसमें कौन कौन सा राज्य पड़ जाएगा, ओ से आपका एक पड़ जाता है उड़ीसा, ठीक है, ओ मुच्चा इसे लिखा जाता है वैसे तो ओडिशा। ये आपका जो एम पड़ जाता है इससे हो जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, MP। और यू से पड़ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, अभी बोला कि यहाँ से इलाहाबाद से गुजरता है तो उत्तर प्रदेश तो है ही है। और दूसरा हो जाता है छत्तीसगढ़, और एक हो जाता है क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है। यही 5 राज्य पड़ते हैं। और याद करना, और भी अगर आपको मैप दिमाग में याद है तो आपको इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैप में अगर आप कभी भी उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे तो उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे का राज्य क्या है, जस्ट उत्तर प्रदेश के नीचे लगा है मध्य प्रदेश। लेकिन ये मध्य प्रदेश जो इलाहाबाद का एरिया है लगभग बॉर्डर आ जाता है मध्य प्रदेश का, यहाँ के बाद हल्का आगे जाएंगे तो मध्य प्रदेश का बॉर्डर खत्म हो जाता है। यानी मध्य प्रदेश का जो विस्तार है इधर है, और इसके जस्ट लगा हुआ छत्तीसगढ़ है। तो ये घुसता है तो हल्का अंदर जाने के बाद में जब प्रवेश करती हैं रेखाएं तो ये छत्तीसगढ़ को छूती हैं। छत्तीसगढ़ में छूने से सीधे सीधे चली जाएंगी आगे। जब आगे को बढ़ेंगी छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे तो नीचे कौन सा राज्य पड़ेगा आपका, हल्का सा ये टच कर देंगे किसे, उड़ीसा को। क्यों, क्योंकि भारत का विस्तार ऐसे ऐसे यहाँ पे है ना, तट ऐसे ऐसे है, तो उड़ीसा को हल्का छूएंगे उसके बाद में आंध्रा को छूते हुए निकल जाएंगे बाहर को, ठीक है। नहीं तो अगर बिल्कुल आप लोग अगर कंफ्यूज होते हैं एक बार मैप को उठाइएगा आराम से देखिएगा। अब यहाँ से हम लोग जो है देशांतर विस्तार, टाइम लाइन, टाइम जोन, ये सब सारा नाटक जितना भी था समझ चुके हैं। अब जो हम लोग का मेन मैटर है यहाँ से वो होता है कि भारत के पड़ोसी कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है, कितनी सीमा लगती है भारत में। सारी सिचुएशन बहुत कम जो है, जो अभी आने वाला है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके बहुत काम का है। तट रेखा के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तट रेखा में 1-2 पॉइंट छूट गया था, कुछ लोग बोले तो ऐसा है। तट रेखा में जो बात छूटी है वो कोस्ट वाले में हम लोग नॉर्मल पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक हल्का सा इसमें मैं आपको नॉलेज दे दूंगा कि भारत का सबसे बड़ा तट क्या है, सबसे लंबा तट इसका पड़ता है यानी गुजरात का पड़ता है। उसके बाद में जो दूसरा पड़ता है सबसे लंबा तट वो पड़ता है आंध्रा का, ठीक है, आंध्रा का पड़ता है। और तीसरे पे जो पड़ता है वो पड़ता है किसका, तमिल का, ठीक है, तमिल का, ठीक है। और चौथे पे जो पड़ता है वो पड़ता है महाराष्ट्र का, MH का, ठीक है, महाराष्ट्र का। और उसके बाद में हमको 5वां पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ कभी कभी पूछ लेता है सबसे छोटा किसका है, तो सबसे छोटा जो है वो है गोवा का, सबसे छोटा तट है गोवा का, ठीक है, गोवा का हम लोग पढ़ लिए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मल अभी नहीं भी तट हम लोगों को पूरा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें ये भी पढ़ना पड़ेगा हमको कि कौन से तट पे कौन सा जो है पोर्ट है, ठीक है, किस तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं, किसे मालाबार तट कहते हैं, किसे जो है ये कहते हैं, इस क्या कहते हैं, इसे क्यों क्या कहते हैं, काठियावाड़ तट कहते हैं, इसे जो कहते हैं कोरोमंडल तट क्यों कहते हैं, क्या पूरा समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ नहीं, थोड़ा सब्र रखिए, आराम से, चीज़ें अलग अलग है, हर चीज़ का एक सेक्शन है, वहाँ पढ़ने वाले हैं चीज़ों को। तो अभी यहाँ केवल हम लोग को क्या पढ़ना है, भारत के बॉर्डर को अच्छे से पढ़ना है। भारत का बॉर्डर अगर हम लोग समझ जा रहे हैं तो बाकी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। जल सीमा अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग स्थल सीमा को भारत के बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ 2-4 10-15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो अगर हम लोग इंडिया को नॉर्मल देखते हैं, इंडिया को अगर हम लोग बनाने का हल्का हल्का प्रयास करते हैं, तो अगर हम लोग बनाने में सफल होंगे, तभी नहीं भी होंगे तब भी पढ़ना तो है ही है, सफल होते हैं या नहीं होते हैं वो तो अलग की सिचुएशन है। इससे हमें नहीं मतलब है ना, हमें साउथ इंडिया से मतलब, हमें अभी उत्तर भारत का पूरा मैप हम लोगों को हल्का हल्का बना लेना है ताकि हम लोग अपना जो है चीज़ों को समझ पाएँ, और कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है। अभी यहाँ मोटा मोटा हम लोगों को उत्तर जो है जितना भारत हम लोगों को मैप के लिए चाहिए उतना भारत हम लोगों को लगभग मिल गया है, ठीक है।
बाकी हम लोगों से कोई मतलब अभी ज़्यादा खास है नहीं, बांग्लादेश को भी बना ही लेते हैं। बाकी चीज़ें पढ़ के मिलेंगी, बनाने से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। अब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पड़ता है क्या, पाकिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान हम लोगों को पता है कि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान से कब निर्धारित किया गया, 1946-47 में। ठीक है, 1946-1947 में भारत का हम लोगों का बॉर्डर बना था। ठीक है, कृत्रिम बॉर्डर है। कभी कभी पूछ लेता है भारत के किस देश के साथ प्राकृतिक बॉर्डर है, प्राकृतिक सीमा है, किस देशों के साथ कृत्रिम बॉर्डर है, यानी मानव निर्मित सीमा है। तो पाकिस्तान से हमारी मानव निर्मित सीमा है। ठीक है, इसमें भी आ जाता है कि भारत का सबसे जो है कितने देशों से सीमा है, अभी उसकी ट्रिक बता देंगे। पहले आप लोग नॉर्मल जो चीज़ें बताई जा रही हैं बहुत ध्यान से सुनिए। तो अब अगर पाकिस्तान से हम लोग अपना बॉर्डर देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे है, और सबसे नीचे से आराम से शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमारा पड़ जाता है गुजरात। और ये भी इसमें 2-3 चीज़ें और में जुड़ेंगी, जुड़ती रहेंगी। सबसे पहले गुजरात पड़ेगा, गुजरात से एक बॉर्डर पड़ेगा। उसके बाद में इसका जो बॉर्डर पड़ेगा वो पड़ जाएगा किससे, राजस्थान से पड़ जाएगा। ठीक है, राजस्थान से, राजस्थान के ऊपर इसका जो बॉर्डर पड़ जाएगा वो पंजाब से पड़ जाएगा। ठीक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर कभी भी पूछेगा पाकिस्तान से भारत की कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो ये मात्र 3 राज्य बचे हैं। भारत से पाकिस्तान से जो सीमा लग रही है केवल 3 राज्य हैं। ठीक है, और बाकी अब देखिए यहाँ से एक यूनियन टेरिटरी डिवाइड की गई है, अभी जस्ट डिवाइड की गई है। ठीक है, तो अगर यूनियन टेरिटरी जो डिवाइड की गई है अभी जस्ट में, वो कौन सी है, इधर पड़ेगी J&K यानी जम्मू कश्मीर, और इधर जो पड़ेगी 2019 में डिवाइड, ये डिस्क्राइब किया गया था 31 अक्टूबर को 2019 में, जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो है निर्माण किया गया था। उसके बाद में ये आपका क्या है, लद्दाख है। ठीक है, अब लद्दाख जो है आपका ये पढ़ रहे हैं, ये दोनों यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र हैं। अगर पूछता है कितने संघ शासित क्षेत्र और राज्यों से सीमा बनाता है, तब दीजिए आप 0.5 आंसर, अदरवाइज आप आंसर दीजिए 3। बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्यों 3। अब इसमें से एक क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश लेखपाल में, इसी साल पेपर में आ गया। उत्तर प्रदेश लेखपाल ने क्वेश्चन पूछ लिया कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है। अब उसमें ऑप्शन में 8 भी दिया, 9 भी दिया, और जितने लोगों ने 8 आंसर मारा उनका आंसर उसने सही कर दिया। क्यों, क्योंकि दिल्ली को उसने राज्य की श्रेणी में नहीं रखा, उसको संघ शासित क्षेत्र की श्रेणी में रखा। तो इस हिसाब से अगर एग्ज़ाम को आप देखेंगे तो आपको यार बहुत ध्यान से रखना होगा चीज़ों को, बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके पेपर को देखिए कि यहाँ एग्जामिनर अगर दिमाग लगाएगा तो कहाँ लगाएगा। अब यहाँ तक पढ़ ली चीज़ें। अब एक क्षेत्र आता है इधर आपका पड़ जाएगा अफ़गानिस्तान का हल्का क्षेत्र लगता है। अगर पाकिस्तान को ऐसे हम लोग बंद कर देते हैं, कुत्ता आकार है पाकिस्तान, पाकिस्तान का आकार कुत्ते की पूंछ जैसी पाकिस्तान बन गया। इसके जस्ट ऊपर जो पड़ता है वो आपका अफ़गानिस्तान पड़ता है, AFG से इसको डिनोट कर दीजिए, अफ़गानिस्तान, जहाँ से राशिद खान आते हैं। तो अफ़गानिस्तान से भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस टाइम पे अफ़गानिस्तान से जो सीमा लग रही है, कहीं किताबों में लिखेगा जम्मू कश्मीर से लग रही थी, अब चीज़ें बदल गई, अब केवल लद्दाख से सीमा लगती है, केवल लद्दाख से सीमा लग रही है। लद्दाख संघ शासित क्षेत्र से लग रही है, लगभग 100 किलोमीटर की सीमा है, कहीं कहीं 119 किलोमीटर लिखा है, 119 भी लिख लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 119 लिखा हम लोग 119 लिख लेते हैं। लेकिन मेजरली हम लोग को क्या समझना है इसमें से कि अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर लग रहा है, अभी यहाँ मेन चीज़ क्या है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, POK है, POK है। POK क्यों है, क्योंकि इसका नाम क्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि ऐसा कश्मीर का हिस्सा जो पाक के अधिकार में चला गया, भारत से छीना गया है। ये भारत का इस पर अभी अधिकार नहीं है, भारत के अधिकार क्षेत्र से ये बाहर है, तो उस क्षेत्र में बनाता है। और इस, अब देखिए सीमा की भी बात कर लेंगे, अभी थोड़ी देर रुकिए, आराम से सीमा की भी बात कर लेंगे कि इस जो सीमा है, इस सीमा का क्या नाम है। इस सीमा का विस्तार जो है 1896 में इसका जो है निर्धारण किया गया था, इसका नाम है डूरंड रेखा। आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो डूरंड रेखा कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा कि क्या कहते हैं, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में है। तो जब निर्धारण हुआ था उस हिसाब से भी, और आज के भी अगर आप नॉर्मल भारत की सरकार के फॉलो कर रहे हैं, भारत में रहते हैं, तो आप हमेशा यही मान के चलेंगे कि ये भारत का है, और सही बात है, भारत का, ये भारत आज नहीं तो कल उसको लेगा ही। तो ये भारत से इसकी सीमा है। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर मैंने इसको बोल दिया कि ये डूरंड रेखा है, तो मुझे ये बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ये रेखा है, इस रेखा को क्या नाम दिया जाता है। इस रेखा को नाम दिया जाता है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, सर रेड क्लिफ भाई साहब ने इसको जो निर्धारण किया था, रेड क्लिफ रेखा है ये आपकी। रेड क्लिफ रेखा आप लोग याद कर लीजिएगा, किसके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। तो अभी मोटा मोटा हम लोगों ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र को समझ लिया। एक क्वेश्चन और आ जाता है, यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत की इससे जो है सागरीय सीमा भी लगती है।
तो केवल 3 ऐसे देश हैं भारत के पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत की स्थलीय और ये जो कहते हैं स्थलीय और जलीय दोनों सीमा लगती है। उसमें से एक कौन सा है? एक आपका पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान अगर आप जाना चाहें तो इधर क्षेत्रों से भी जा सकते हैं और समुद्र से घुस के भी जा सकते हैं भारत के क्षेत्रों को लेते हुए, ठीक है। अब आराम से यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब पाकिस्तान की, अब इसके बाद में अगर घूमते हैं तो आप लोग को समझना पड़ेगा चीन को। ये पूरा आपका चाइना है, ठीक है। और चाइना को समझना है, चाइना से कितना क्या बॉर्डर लगता है। तो चाइना से सबसे पहले बॉर्डर लगता है लद्दाख का, लेकिन लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। कश्मीर का नहीं लगता बॉर्डर, सीधे लद्दाख का लगता है। उसके बाद यूनियन टेरिटरी है, उसके बाद में बॉर्डर लग जाता है किसका? उसके बाद बॉर्डर लग जाता है आपका, यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया अभी जस्ट बहुत जल्द ही कि भारत का सबसे क्या कहते हैं उत्तरी राज्य कौन सा है। अब भारत का सबसे उत्तरी राज्य आधुनिक समय में, आज के समय में कौन सा है? आज के समय में भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगर यूनियन टेरिटरी सब कुछ लेता है तब तो लद्दाख है, अदरवाइज राज्य की श्रेणी में सबसे उत्तर में जो पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। तो इसका जो हम लोग का चाइना से बॉर्डर है, इसका है किससे किससे पड़ रहा है? अभी हम लोगों ने देख लिया कि चाइना से बॉर्डर किसका पड़ रहा है। अब एक राज्य यहाँ पड़ता है क्या? एक राज्य, इसका क्या नाम है? इसका नाम है उत्तराखंड, यूके, इससे बॉर्डर पड़ जाएगा। उसके बाद में और आगे जाएंगे तो एक राज्य यहाँ पड़ जाता है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है, ठीक है, सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी जो है 3 देशों से सीमा है। ऐसे 3 राज्य बता दीजिए जिसकी 3 देशों से सीमा है, अभी आपको आराम से बता देंगे हम। तो सिक्किम है, और सिक्किम से आगे जाएंगे तो एक सबसे पहाड़ ऊपर पड़ता है, इसका क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ऐसे कितने राज्य हैं जो चाइना से सीमा बनाते हैं? चाइना से सीमा बनाने वाला नंबर 1 आपको वही मिल गया लद्दाख, लेकिन ये राज्य नहीं है, याद रखिएगा। नंबर 2 पे आपको मिल जाएगा क्या? हिमाचल प्रदेश। नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा यूके यानी उत्तराखंड। नंबर 4 पे आपको मिल जाएगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? लिख दीजिएगा, 5 है। और 5वें पे चले जाएंगे तो क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी आई थिंक गंगटोक है। तो आगे बढ़ते रहिए। लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब हम कहाँ तक पहुँच गए? ये सब सारा मैटर समझ गए। अब एक देश बीच में छूट रहा था, कौन सा? ये कौन सा देश है? नेपाल है, ठीक है। अब नेपाल से किसका बॉर्डर है? नेपाल का बॉर्डर बहुत आराम से समझिए। नेपाल से बहुत डीपली हम लोग को यूपी से भी पढ़ना है, नेपाल से यूपी के तो जिले तक पढ़ने पड़ेंगे कि कितने जिले उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा बना रहे हैं, तो वहाँ भी पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। तो नेपाल से जो सीमा बनाता है, सबसे पहला सीमा बनाता है आपका उत्तराखंड, ठीक है। दूसरा आपका बनाता है उत्तर प्रदेश। तीसरा आपका जो बनाता है वो बनाता है बिहार, ठीक है। और चौथा जो बनाएगा सीमा वो कौन सा बनाएगा? वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद 5वां जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा सिक्किम। बिल्कुल एकदम टेंशन मुक्त रहिए और आराम से देखिए। अभी यहाँ से कुछ आगे चीज़ें दिखाने वाले हैं, आराम से देखिएगा। उत्तर प्रदेश 1 2 3 4 और 5, ये इससे भी 5 राज्य। अब प्योरली देखा जाए कि भारत के सबसे ज़्यादा राज्य किससे सीमा बना रहे हैं प्योरली, तो अभी इसी से चारे पाँचों के पाँचों प्योर राज्य हैं जो इससे सीमा बना रहे हैं, ठीक है। हम लोग समझ गए यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब एक देश आपको पड़ेगा यहाँ भूटान। अब भूटान से किसकी सीमा है ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ से बहुत सारी इंपॉर्टेंट का खबर मिल जाएगी भूटान का। तो मैंने यहाँ के क्षेत्रों के लिए मैप रख रखा है, आपको मैप दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आप समझिएगा। तो जब मैप उठाइए और मैप रखा है यहाँ पे और इसको देखने का प्रयास करिए, अगर मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो जब आप लोग यहाँ भूटान को देखते हैं ना, तो आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन है भूटान से लेके। तो घूम के जाता है तो देखिए, घुमाऊं का क्षेत्र इसके बाद जाता है तो बंगाल जो होता है, पश्चिम बंगाल का बॉर्डर सीधा असम से लगा है। तो कदापि कंफ्यूज मत होइए कि क्या पश्चिम बंगाल भूटान से बॉर्डर बनाता है कि नहीं बनाता है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान से बॉर्डर बनाता है, आराम से देखिए। तो पश्चिम बंगाल का भूटान से बॉर्डर है और उसके बाद पश्चिम बंगाल का सिक्किम से भी बॉर्डर है, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला था आपको कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो है, यहाँ से चल के जब आप जाएंगे तो देखिए इसका बॉर्डर लग गया भूटान से। भूटान से एक बॉर्डर आपका सिक्किम का लग ही रहा है, एक बॉर्डर आपका असम का और एक बॉर्डर क्या अरुणाचल प्रदेश का। तो भूटान से कितने राज्यों की सीमा लग रही है अभी यहाँ पे एक बार और इसका यूज है। तो भूटान से जो हम लोगों का है तो यहाँ तक तो पड़ जाता है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की वजह से यहाँ पे जो पड़ेगा नंबर 1 हम लोग को पता है सिक्किम का, ठीक है। नंबर 2 हम लोग को पता है क्या? वेस्ट बंगाल का, ठीक है। नंबर 3 हम लोगों को पता है असम का और नंबर 4 हम लोगों को पता है अरुणाचल प्रदेश का। तो 4 राज्य हैं जो भूटान से बॉर्डर बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हल्का सा।
अब एक चीज़ आ जाएगा आपका, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ से आपको पड़ेगा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार हम लोगों को पढ़ना है, यानी म्यांमार जिससे पहले वर्मा कहते थे, म्यांमार को पढ़ना है, द लैंड ऑफ द ठंगर बोल्ट। तो जब इसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं तो इससे कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, बहुत आसान है, इसका तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे जो बॉर्डर बनाता है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और उसके नीचे मिजोरम। मात्र 4 राज्य हैं, ऐसे एक ही श्रृंखला में सीरीज में है, इसको याद करिएगा। अभी आपको फिर से मैप दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये मैप देखना बहुत ज़रूरी है। पूर्वोत्तर भारत का मैप आप जितना ज़्यादा देखिए आपके काम ही आएगा, क्योंकि यहीं से एग्जामिनर आपको फंसाएगा। म्यांमार है ये, अब आपको म्यांमार का बॉर्डर आराम से दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा राज्य पड़ेगा इधर, अरुणाचल प्रदेश। घुमाओ के यहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश का सीमा यहाँ तक है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बाद शुरू हो जाता है नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद मिजोरम। अब यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बांग्लादेश से किसकी किसकी सीमा है, भारत के किस किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ है। यहाँ तो सब खिचड़ी हो गया। तो बांग्लादेश से अगर हम लोग सीमा चेक करते हैं तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, यहाँ से इस क्षेत्र को पढ़ लिया। बांग्लादेश से अगर आप लोग बॉर्डर पढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ पड़ता है वेस्ट बंगाल। कदापि मत सोचिएगा कि सिक्किम से बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद में असम। ठीक है, और असम के बाद में इधर से कंधे पे पड़ता है मेघालय। ठीक है, मेघालय के बाद में आपका पड़ता है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में इधर पड़ता है मिज़ोरम। अब कुछ लोग कहेंगे मिज़ोरम काहे पड़ता है, यहीं तो ख़त्म हो जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपको मैप उठा के भी मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने 5 राज्य बनाया, मेघालय बनाया, वेस्ट बंगाल बनाया, असम बनाया, त्रिपुरा बनाया और मिज़ोरम बनाया। एक क्वेश्चन आता है कि त्रिपुरा को किस देश ने तीनों तरफ से ढक रखा है, 3 तरफ से घिरा है त्रिपुरा, वो किस देश के अंतर्गत है, वो तीनों तरफ से घेर रखा है बांग्लादेश ने। अब बहुत आराम से देखिए, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है ये येलो वाला, देखते रहिए यहाँ तक सीमा आती है। ठीक है, तो मिज़ोरम के ऐसे ऐसे चलते हुए यहाँ 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 ये पूरा क्षेत्र जो है ना, ये बांग्लादेश का है। इसे क्या कहते थे पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा क्षेत्र है, और इसे त्रिपुरा को ये देखिए पूरा ढक रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक समझ गए। पूरा स्थलीय सीमा में आप लोग कौन से राज्य से कौन सा देश से किसकी सीमा लग रही है, इतना पूरा मोटा मोटा समझ गए हैं। और नॉर्मली मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जितना भी मैं प्रयास कर सकता हूँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपनी तरफ से जितना भी कर सकूँगा, इस बोर्ड पे जितना ज़्यादा दर्शा सकूँगा दर्शाऊँगा। समय लगेगा, लगने दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो भी हो सकेगा ज़रूर करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को कंटेंट को सही कर पाएंगे करेंगे। अभी बाकी इसके लिए देखते रहिए चैनल को, आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी ऐसे लगातार। बस प्लीज़ लाइक करिए थोड़ा सा और शेयर कर दीजिए, और हो सके सब्सक्राइब करवाइए, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। प्लीज़ थोड़ा हेल्प कर दीजिए जितना भी हो सके आप लोगों से। बाकी धन्यवाद, चैनल को देखते रहिए। स्टडी विद बैक को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।